अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं A Tale of a Tub बाय जोनाथन स्विफ्ट। 1704 में ये पब्लिश हुआ और ये रिलीजन की हिपोक्रेसी के ऊपर एक बड़ा ही मुस्तनद किस्म का एक डॉक्यूमेंट था जो उसने लिखा। 18th सेंचुरी में लिखा गया ये वर्क जो है ये उस जमाने के क्रिटिक्स और फिलोसफीज और उस जमाने के जो राइटिंग जो हैं जो कि जिसके अंदर हमें बहुत ज्यादा डॉगमेटिक स्टाइल नजर आता है ये उसके खिलाफ था। और इसमें हम देखते हैं कि जो सैटिरिकल टोन उसने अपनाई वो रिलीजन ऑथर्स और जो क्रिटिक्स थे उस जमाने के उनके ऊपर इसका एक गहरा असर हुआ। ये एक सैटिरिकल वर्क है और जो टाइटल है सो इसमें जो टब है दैट रिफर्स के जो सेलर्स टब यूज करते थे टू टॉस आउट टू डिस्ट्रैक्ट व्हेल्स फ्रॉम हिपिंग देयर शिप्स। सो जो शिप्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेटस को जो कि इंग्लिश गवर्नमेंट और उसके रिलीजियस स्ट्रक्चर का था। और वेल्स जो है वो सिंबल हैं उन आइडियाज का और कंट्रोवर्सीज का जो कि शिप्स को रॉक करने की अटेम्प्ट करती हैं। सो गवर्नमेंट जिस तरह लोगों को डिसेंट करने की कोशिश करती है, लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है उन आइडियाज को, कॉन्स्पिरेसीज को, कंट्रोवर्सीज को जो कि उसके खिलाफ हैं। सेम इज केस विद द चर्च। सो इस किताब में उसने जो प्रैक्टिसेस थी चर्च की 18th सेंचुरी में जो रिलीजन था उसके ऊपर इसने गहरी तनकीद की और इसको फिर इसकी वजह से तनकीद का सामना भी करना पड़ा। So, it has been suggested that Swift basically intended to write a piece that was supportive of Protestantism. He was himself a clergy in the Church of England, और ये जो structure था, ये like it shows a consistent use of satire और और it लगता है कि जिस तरह वो he may be denouncing all the religion। सो एंग्लिकन जो चर्च था उसने इसके स्ट्रेटाइज को जो है डिसअप्रूव किया। मोनार्की ने भी इसको डिसअप्रूव किया और उसने लाइक ही अवॉइडेड एडमिटिंग ऑथरशिप ऑफ द पीस। many assume that he had written it and it stunned his rise in the church। सो ये इतनी बड़ी और गहरी तनकीद थी चर्च के ऊपर कि कई दफा उसने भी अवॉइड किया कि वो इस चीज को एडमिट करे कि ये वीक उसने लिखा। और इससे उसकी चर्च के अंदर जो प्रोग्रेस थी वो भी काफी हद तक सफर हुई। तो जो मेन प्लॉट है इसका वो इस चीज को सजेस्ट करता है कि तीन बेटे हैं एक बंदे के जो इनहेरिट करते हैं कोर्ट को, यानी कोर्ट्स हैं जो उसके फादर ने दिया। और एक कमांड दी उसने अपने बच्चों को कि वो इसमें ऑल्ट्रेशन नहीं करेंगे इन कोर्ट्स में। So youth में जो brothers थे they are committed to obey like their father's dying wish। लेकिन फैशन जो है वो चेंज होना शुरू हो गया और इसमें आहिस्ता आहिस्ता वो जो कोट था वो पुराने फैशन का हो गया। और उन्हें ये लगना शुरू हो गया कि जो पोलाइट सोसाइटी है वो इस फैशन को एक्सेप्ट नहीं कर रही। सो उन्होंने बाप की जो वसीयत थी उसको ढूंढना शुरू कर दिया कि यहाँ पे शायद हमें कोई जस्टिफिकेशन मिल जाए कोर्ट्स की ऑल्ट्रेशन की, या गुजरते हुए टाइम के साथ में भी हम ऑल्टर कर सकें कोर्ट्स को। सो उसके वर्ड्स को ट्विस्ट करने के बाद, थोड़ा सा चेंज करने के बाद, जिस तरह कवानीन में उनकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हम निकाल लेते हैं, रद्द बदल कर लेते हैं, उन्हें एक लाइक यानी उन्हें एक इस तरह की उन्होंने शिक निकाली कि इसमें डेकोरेटिव नोट्स आप ऐड कर सकते हो। फिर आप उसमें गोल्डन लेस लगा सकते हो। फिर उसमें और भी डेकोरेशंस उन्होंने ऐड कर ली। यानी ये हुआ कि उसके अंदर उन्होंने जो कि उसने नहीं चाहा था उसके बाप ने, लेकिन ये था कि इन्होंने उसको इस तरह इंटरप्रेट किया कि उसके अंदर मुख्तलिफ जो हैं अपनी मर्जी के हिसाब से उस लाइंस को इंटरप्रेट कर लिया, टाइम के हिसाब से, फैशन के हिसाब से। हर दफा वो जो एक ऑब्वियस कंटेंट था उनके फादर की विल का, जो उसके उनके फादर की इंटेंशन थी, उससे दूर से दूर होते गए। यानी वो जो कोर्ट थी उसकी हालत उस जमाने में जिस तरह के वो थे उनसे बहुत ज्यादा बदल गई, नए फैशन के करीब आना शुरू हो गई। और यहाँ पे ये था कि लाइक बाद में उन्होंने बिल्कुल ही उस विल को
कंसल्ट करना ही छोड़ दिया, यानी इट मीन्स कि उन्होंने उस चीज को भुला दिया। इवेंचुअली अब जो भाई हैं ये दे मूव इनटू अ फाइन हाउस टुगेदर। अब जो सबसे बड़ा है जिसका नाम पीटर है, वो एक टायरेंट बन जाता है, and he attempts to impose various absurd restrictions on the other two। अपने भाइयों पे रोब जमाता है, उनके ऊपर एक तरह से रूलर बन के बैठ जाता है। वो अपने आप को एक तरह से एम्परर स्टाइल करता है, और he undertakes such extravagant projects as buying a continent and selling patent medicines। फिर इसमें ये जो इसका एक बड़ा बिजारे और एक अजीब बिहेवियर होता है, इससे बाकी दोनों भाई तंग आ जाते हैं। सो जो यंगर ब्रदर है, उसे अपने बाप की विल की एक कॉपी मिलती है, और दे आर अबाउट टू लीव पीटर बट आर इंस्टेड किक्ड आउट ऑफ द हाउस। सो वो बजाय इसके कि वो पीटर को छोड़ें, उल्टा पीटर उन्हें घर से निकाल देता है। मार्टिन जो मिडिल ब्रदर है, और जैक द यंगेस्ट जो सबसे छोटा है, सो उनको अब रिहाइश रखना पड़ती है इकट्ठे, और दे प्रोसीड टू लुक ओवर द फादर्स विल अगेन। सो उनको बहुत एक खौफ आता है ये जान के कि किस हद तक उन्होंने फादर की कमांड से बगावत कर दी, किस हद तक वो उससे दूर हो गए, यानी जो कोर्ट्स के हवाले से कि वो उसने कहा था चेंज ना करना और हमने कितना कोई चेंज कर दिया। सो वो अब उसके अंदर चेंजेस लाते हैं, और वो जो अनलॉफुल डेकोरेशंस हैं उस कोर्ट में से, अपने अपने कोर्ट में से, उनको खत्म करते हैं। सो मार्टिन जो है, ही पेशेंटली और लाइक मेथोडिकली, और जैक जो है बाय रिपिंग एंड टीयरिंग। सो इसमें जो एम्ब्रॉयडरी है दैट इज सो क्लोज दैट आई एम डूइंग इट माय डैमेज द अंडरलाइंग मटेरियल, मार्टिन रिलक्टेंटली लीव्स इट इन प्लेस, और जैक who is motivated by his hatred of Peter than by respect for his late father, he strips out every piece of fringe and embroidery, leaving the original coat and rags। कि वो उस नफरत में और बाप की विल को याद करते हुए और भाई की नफरत में वो उसके पिछड़े जो है ना वो उधेड़ देता है, बिल्कुल उसे बोसीदा बना देता है, उसके अंदर से वो सारी जो चेंजेस को खत्म करने के चक्कर में। वन अ सीरीज ऑफ डिसएग्रीमेंट्स that leads to a wider breach between the two brothers। और जो जैक है he goes off to seek his own lodging। अब दोनों भाई इनमें भी झगड़ा हो जाता है, क्योंकि एक भाई जो है वो उसे लगता है कि अब कोर्ट को हम खराब करेंगे, यानी वापस लाएंगे तो चीजें खराब हो सकती हैं, लेकिन जो छोटा भाई है वो नहीं मानता, बल्कि वो उसको बिल्कुल ही बदल देता है, एक तरह से उसका बेड़ा गर्क कर देता है। तो यहाँ पे उनकी भी लड़ाई होती है, और वो भी अलग अलग जगहों पे शिफ्ट हो जाते हैं। अब तीनों भाई अलग हो गए। एंड में खबर फैलती है कि जैक जिस तरह है पागल हो चुका है, तो ये रूमर्स फैलती हैं उसके बारे में, और एक कल्ट उसने बनाया जिसको विंड वर्शिपर्स कहा गया, एयरलिस्ट्स। और इनका रिचुअल था कि वो हवा अपने अंदर भर लेते थे और बेल्चिंग के जरिए इसको निकालते थे। सो यहाँ पे दिखाया गया कि वो बहुत ज्यादा ऑब्सेस हो गया फादर की जो कॉपी थी विल की। वो उसको एज अ अम्ब्रेला यूज करता था, एज अ बैंडेज, एज अ नाइट कैप, हर जगह पे वो उसको कोट करता था, यूज करता था। अब वो हर एक से लड़ता था, बहुत ज्यादा उसके अंदर दुश्मनी पाई जाती थी, बहुत ज्यादा सख्ती पाई जाती थी, और वो एक तरह से क्रिश्चियन फेथ को डिफेंड करने के लिए बहुत ज्यादा कटर हो चुका था। तो इन तमाम चीजों के हवाले से या सबको अनॉय करने के बावजूद, जैक जो अब वो रिजेंबल करना शुरू हो जाता है पीटर की तरह, काफी हद तक जिस तरह पीटर के अंदर सख्ती थी, अब वो सख्ती जैक के अंदर भी आ चुकी होती है, बल्कि जैक से ज्यादा पीटर से ज्यादा आ चुकी होती है उसके अंदर। सो यहाँ पे ये जो है स्टोरी एंड होती है, जिसमें दिखाया गया कि ये तीनों जो भाई हैं एक तो अलग हो गए, जो एक ही बाप से थे लेकिन अब अलहदा हो चुके हैं, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। जिसमें से जो दरमियाना भाई है वो किसी हद तक बेहतर रहा, लेकिन बड़ा भाई और सबसे छोटा भाई इंतहाई सख्त हो गए, एडहेरेंट हो गए, फनेटिक हो गए, और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए अपने अपने उस विल की परसेप्शन के हवाले से। और जिस तरह विल को परसीव किया उन्होंने, जिस तरह उसको चेंज किया, जिस तरह उसको संभाला या अप्लाई किया, उसके अंदर उनकी जो एक ख्वाहिशात थी वो इसमें हमें नजर आती हैं। क्योंकि ये एलेगोरिकल वर्क है, तो इसमें अगर देखा जाए तो पीटर जो सबसे बड़ा ब्रदर है फॉर द रोमन कैथोलिक, वो सेंट पीटर को रिप्रेजेंट करता है, जिस जो कि कैथोलिक चर्च के बानियों में से एक थे, और डायरेक्ट जो हैं जीसस क्राइस्ट के जो शागिर्द थे, डिसिपल्स उनमें से थे।
मार्टिन जो सेकंड ब्रदर है, मिडिल ब्रदर, ही स्टैंड्स फॉर मार्टिन लूथर, जो कि एक प्रीस्ट था और जो कि रिफॉर्मेशन लेके आया, जिसने प्रोटेस्टेंटिज्म बनाया, जिसके कहने पे बहुत सारे लोग उसके साथ हो गए। इन्होंने चर्च ने इसकी और किंग ने इसकी प्रीचिंग्स को या उसके सर्मन्स को जला दिया। फिर ये इतनी मुल्कगीर तहरीक हुई कि ये ना सिर्फ इंग्लैंड में बल्कि हर जगह फैल गई, और प्रोटेस्टेंट एक डिफरेंट चर्च की लुक बन के सामने आया। साथ ही रेनेसांस आ गया, और उसके बाद जो कैथोलिक चर्च का एक असर रसूख था वो खत्म हो गया। तो जो बाप है बेसिकली वो सिंबॉलिकली जीसस क्राइस्ट को सिंबलाइज कर रहा है, और बाकी जो हैं ये मुख्तलिफ जो चर्च के अंदर डिविजन थी। फिर हमारे पास जैक आता है। सो जैक रिप्रेजेंट करता है डिसेंटर्स को, फ्रॉम जैक कॉल्विन। और ये वो प्यूरिटन्स हैं जिन्होंने आज़ादी का एक नारा लगाया, लेकिन बाद में आयरोनिकली वो बहुत ही ज्यादा रूल्स के हवाले से स्ट्रिक्ट हो गए। छोटी मोटी इनोसेंट एंटरटेनमेंट्स पे भी पाबंदी लगा दी गई। यही जब अमेरिका में आए, न्यू इंग्लैंड में, सैलम में, तो उसमें जो विच क्राफ्ट के ऊपर जो केसेस हुए और जिस तरह वहां पे प्यूरिटनिज्म ने तबाही फैलाई, वो सारा जो है वो यहाँ जैक की तबीयत को बयान करता है कि कितना स्ट्रिक्ट था। सो कैथोलिक भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे अपनी प्रीचिंग्स के हवाले से, ऑल दो उन्होंने बहुत चेंजेस की विल के अंदर, यानी बाइबल के अंदर। सिमिलरली जो है जैक, उसने चेंजेस को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा लकीर का फ़कीर हो गया, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया अपने रूल्स के अंदर, इसमें कोई वायलेशन बर्दाश्त नहीं करता था। तो यहाँ पे सन्स जो है वो एक दिखाया गया कि शुरू में डिसोबे करते हैं विल्स के अंदर जो कि उनको दी गई कोर्ट के हवाले से सब, फिर वो आपस में झगड़ा करते हैं, फिर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। फिर जो अटैक है पीटर और जैक, दैट इज एन लाइक अटैक ऑन रोमन कैथोलिक चर्च एंड डिसेंटर्स। वो बड़ा फियर्स किस्म का अटैक है। और इवन स्विफ्ट का जो अपना चर्च था, लाइक जैसे मार्टिन का, यानी मार्टिन लूथर को फॉलो करने वाला प्रोटेस्टेंट चर्च, एंग्लिकन चर्च। सो इस दैट इज ऑल्सो रिडल्ड विद लाइक शॉट्स इंटेंडेड फॉर द एनिमीज। सो यहाँ पे दिखाया गया कि जो रिलीजन है वो किस तरह ज़बू हाली का शिकार है, किस तरह खराबियों का शिकार है, किस तरह उसके अंदर एक झूठा प्राइड है, वीकनेस है, ह्यूमन फॉलीज उसको खराब कर रही हैं, हिपोक्रेसी है। तो ये बेसिकली वो रिलीजन के अंदर नहीं है। रिलीजन को जिस तरह एक इंटरप्रेट किया गया और तीन मुख्तलिफ उसकी शक्लें बना के सामने रख दी गई, चेंजेस वहां पे आई, खराबियां वहां पे पैदा हुई। जो हजरत ईसा ने उनको रिलीजन दिया था वो बिल्कुल परफेक्ट रिलीजन था, लेकिन उसको जिस तरह इन्होंने लेके चले, जिस तरह इन्होंने ह्यूमन फॉलीज को यूज करके, उनकी वजह से, ह्यूमन फॉलीज की वजह से जिस तरह इंटरप्रेट किया, वो इंतहाई गलत तरीका था। इसके थीम में देखें तो रिलीजियस सटायर है। सो ये एक सेंट्रल थीम है, रिलीजियस हिपोक्रेसी और जो मिस यूज है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का। सो स्विफ्ट उनके ऊपर एक सटायर करता है, इन तीनों के ऊपर सटायर करता है, लेकिन ज्यादातर रोमन कैथोलिक चर्च पे और जो है ये प्यूरिटन्स, उनके ऊपर बहुत ज्यादा उसने सटायर की है। उनकी जो एब्सर्डिटीज हैं, एक्सेसिव जो रिचुअलिज्म है, और उसमें जो मिसगाइडेड इंटरप्रिटेशन है वो दिखाई उसने। ह्यूमन वेनिटी और प्राइड भी इसका एक है, कि जो ह्यूमन वेनिटी और प्राइड है वो किस तरह लाइक एक इंडिविजुअल्स की अपनी सेल्फ इम्पोर्टेंस और एरोगेंस को सामने लाता है। और इसमें जो ब्रदर्स हैं जिस तरह वो आपस में लड़ते हैं, अलग हो जाते हैं, हर एक का एक अपना गुरूर है, अपनी एक सोच है, और वो जो ह्यूमन फॉलीज हैं, जो उनकी इंटेलेक्चुअल प्रिटेंशंस हैं, एक्सेसिव प्राइड है, जो नॉलेज और अचीवमेंट के ऊपर उनका, यानी जो भी समझ लें, तो वो दिखाया गया कि किस हद तक वो उस वजह से एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं। ये क्रिटिक है ऑफ लर्निंग एंड स्कॉलरशिप का। सो इसमें जो इसने एम्फसिस दिया, बड़ा एक एक्सेसिव उसने एम्फसिस या क्रिटिक दी है ये एकेडमिक लर्निंग पे, स्कॉलरशिप पे, दैट लैक्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड यूजफुलनेस। सो वो इसमें बताता है कि किस तरह जो यानी जो नॉलेज है वो यूजलेस नॉलेज है, और किस तरह उसके अंदर चेंजेस आ रही हैं, किस तरह ओरिजिनल नॉलेज को डिस्टॉर्ट किया गया, उसको मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशंस कर दी गई, किस तरह अपनी आसानी के लिए, अपनी खुशी के लिए, ख्वाहिश के लिए चीज़ों को बदला गया। अलेगरी ऑफ द शिप्स, so जो अलेगरी है ऑफ द शिप्स, ये एक रिकरिंग मोटिव है इसके अंदर, एंड इट सिंबलाइजेस द सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड एट लार्ज। सो स्विफ्ट इस अलेगरी को यूज करता है फॉर द करप्ट एंड इन कॉम्पिटेंट लीडर्स, जो कि मिसमैनेज करते हैं और शिप को खतरे में डाल देते हैं।
ये बेसिकली जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस को और सिस्टम्स को सोसाइटी के। फिर मॉडर्न कल्चर और लिटरेचर के ऊपर भी सटायर है, और मोरल डिके एंड करप्शन, ये भी एक इसका मेजर थीम है। सो अ टेल ऑफ अ टब इज अ स्टोरी दैट इज like direct attack on religion, its interpretations, the way it is divided and the way people following these divisions fight. So इसी तरह का उसने जो एक एग्जांपल दी प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स की, बिग इंडियंस और स्मॉल इंडियंस के हवाले से गलीवर्स ट्रेवल्स में भी, तो उसमें भी उसने एक बड़ा एक स्ट्रिक्ट और बड़ी एक हेटफुल किस्म की सटायर की ह्यूमैनिटी पे, और जिस तरह वो रिलीजन को लेके चलते हैं या जिस तरह रिलीजन को लेके वो खराबियां पैदा कर रहे हैं लोगों के लिए। सो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और सबसे शेयर कीजिएगा, और थैंक यू वेरी मच।